हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेटरमिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है ग्रुप का। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्रुप होते क्या हैं, ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप बिहेवियर के क्या क्या डेटरमिनेंट्स होते हैं। सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम ग्रुप का रिवीजन ले लेते हैं कि ग्रुप का मीनिंग होता क्या है। जब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक साथ आके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप ने 4 कंडीशंस की थी। सो हमारी वो 4 कंडीशंस क्या थी कि सबसे पहले हमारे क्या होने चाहिए, हमारे मोर देन 2 पीपल होने चाहिए, यानी कि एक अकेला पर्सन तो क्या है, ग्रुप बना नहीं सकता, मोर देन 2 होने चाहिए और वो एक दूसरे को क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हुए होने चाहिए, यानी कि कपल ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। सेकंड हमारा क्या था कि उनका शेयर्ड गोल होना चाहिए, दोनों के बीच में, या फिर एक कॉमन गोल हमारा होना चाहिए, कॉमन पर्पस उनका होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसे अचीव करने के लिए सब वर्क कर रहे हैं। सो सबका क्या होना चाहिए, एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। थर्ड का क्या था, उनके बीच में सोशल इंटरेक्शंस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी हमारे ग्रुप में वो वर्क करते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शंस हो। अगर कुछ पर्सन्स इकट्ठे आके काम कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे तो हमारे वो ग्रुप कैसे हुआ, उनके बीच में डिस्कशंस होने चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंटरेक्शंस होनी चाहिए अगर वो एक ग्रुप को फॉर्म करना चाहते हैं। और लास्ट हमारा क्या था कि कंसीडर करें वो खुद को एज अ मेंबर, कि वो एज अ मेंबर खुद को माने कि हाँ वो उस ग्रुप के मेंबर हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को कंसीडर नहीं करते तब तक आप अपने फुल एफर्ट्स नहीं डालते। जब आपको ये लगता है कि हाँ मैं इस ग्रुप की मेंबर हूं, तभी आप क्या करते हो, अपने फुल एफर्ट्स उसके अंदर डालते हो। सो ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स इकट्ठा आते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डेटरमिनेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने ग्रुप का मीनिंग डिस्कस किया। सो ग्रुप क्या है, ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स एंड शेयर्ड गोल्स एंड परसीव देमसेल्फ एज अ ग्रुप मेंबर, कि अपने आप को ग्रुप का मेंबर लेके चलते हैं और एक पर्टिकुलर शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। सेवरल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस ग्रुप परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन विच इज कंसिडर्ड एज डेटरमिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के डेटरमिनेंट्स होते क्या हैं, डेटरमिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर का मतलब क्या है, ऐसी क्या क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या क्या डेटरमिनेंट्स हैं जो आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस को और उसकी सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटरमिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। यानी कि जो भी आपके ग्रुप में लोग आए हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इकट्ठा काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो वो काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी वर्किंग को और उनकी सेटिस्फैक्शन को जो चीजें अफेक्ट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बिहेवियर के डेटरमिनेंट्स। सो हमारे मेन 3 तरीके के डेटरमिनेंट्स होते हैं और आज हम इन्हीं तीनों को थोरोली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल कंडीशंस, रिसोर्सेज ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड ग्रुप स्ट्रक्चर। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन क्या है कि ग्रुप के हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग में जो कंडीशंस हैं वो अफेक्ट करती है हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी सेटिस्फैक्शन को। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रुप एज अ ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, या तो कोई इंडिविजुअल्स मिलके वर्क कर रहे होते हैं या फिर हम क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ग्रुप होंगे और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। सो जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एलिमेंट्स है, जो ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है, वो अफेक्ट करेगा उसकी ग्रुप की वर्किंग को। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट है, वो आपकी परफॉर्मेंस को, वो आपकी सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप डील कहाँ कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डील कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क कर रहे हो। सो हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए जब आप शॉर्ट टर्म प्लान्स बना के चलते हो, पॉलिसीज बना के चलते हो, वो आपकी क्या हो जाती है, स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं। और आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको आपके कंपटीटर से अलग स्टैंड आउट करें, कि आपको आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें पता चले कि आप और आपके कंपटीटर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो और आप अपने कंपटीटर से कैसे बेटर हो। सो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज होती हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं ग्रुप के बिहेवियर
को, ग्रुप के बिहेवियर यानी कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी सेटिस्फेक्शन को। अगर हमारी स्ट्रेटजीज क्या हैं, बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटजीज हैं, हम अच्छी स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं जिसमें हम बहुत फोकस्ड एंड अटेंटिव होंगे, तो हमारा ग्रुप का बिहेवियर भी उतना ही बेटर होगा। लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटजीज ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि हमारे मेंबर्स को समझ में नहीं आ रही है, ग्रुप्स को समझ में नहीं आ रही है, या फिर जो ग्रुप के गोल बना रखे हैं आपने और जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि मैच ही नहीं हो रही, सो हमारे क्या होंगे, ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे और वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, उनकी सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों पे अफेक्ट होगा। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी स्ट्रेटजीज हैं वो अफेक्ट करती है हमारे ग्रुप के बिहेवियर को। सेकेंड इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कि आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, कोई लोअर लेवल होता है, अपर लेवल होता है, हायर लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है। उसमें हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं, सीईओज आ जाते हैं, सबके अलग अलग अथॉरिटी होती है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबकी एक ही पावर है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अथॉरिटीज अलग होती हैं। सो आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा है वो भी आपकी ग्रुप परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल एक रिजिड आपने स्ट्रक्चर बना रखा है कि ये पर्सन इसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आप इसी को इंफॉर्मेशन का फ्लो कर सकते हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिजिड अगर आपने बना रखा है तो वो आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा। और अगर आपने इतना फ्लेक्सिबल बना रखा है कि अगर आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई आपको सोल्यूशन सजेशंस लेनी है तो आप डायरेक्टली किसी से ले सकते हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस में बेटर वे से, फेवरेबल वे से कंट्रीब्यूट करेगा। सो आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप है उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। देन फॉर्मल रेगुलेशंस, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो भी अफेक्ट करते हैं आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस को। जितने अच्छे रूल्स होंगे, हमारे जो रूल्स एंड पॉलिसीज कैसे होने चाहिए, जो हमारे फेवरेबल सपोर्ट करें, जो भी हमारे ग्रुप के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ ही फ्लो करें, उनके साथ ही आगे बढ़ें। अगर हमारे रूल्स इतने रिजिड होंगे या फिर हमारे रूल्स ऐसे होंगे जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं, ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं करा रहे, तो उनके लिए वर्क करना डिफिकल्ट हो जाएगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ये इतना ऑब्वियस है कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उसके लिए कोई ना कोई रिसोर्सेज की तो रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट भी बनाना होता है तो उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होती है, टूल्स चाहिए होते हैं, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सिमिलरली अगर ग्रुप को कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए उसे कुछ तो रिक्वायर होगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करता है तभी तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, कैसा वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है, जितनी बेटर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड की जाएंगी उतना ही बेटर हमारा परफॉर्मेंस होगा, उतना ही बेटर हमारा ग्रुप बिहेवियर होगा। प्रोक्यूरमेंट ऑफ पर्सनल, प्रोक्यूरमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका मेन एक वर्क क्या होता है कि वो सिलेक्शन करता है हमें जितने भी राइट पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर वैकेंसी है 2 पर्सन्स की, सो उन 2 पर्सन्स को सेलेक्ट करना, प्रोक्यूर करना किसका काम होगा, एचआर डिपार्टमेंट का। सो ग्रुप के अंदर अगर वो वर्कर काम करेंगे, वो पर्सन्स काम करेंगे, तो हमें ऐसे ही 2 पर्सन्स को प्रोक्यूर करना चाहिए जो उस ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हो। अगर हमारी कंफर्टेबिलिटी बनेगी ही नहीं तो हमारे जो ग्रुप है उस कंप्लीट ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। सो हम कैसे पर्सनल्स को प्रोक्यूर करते हैं वो भी अफेक्ट करता है हमारे ग्रुप के बिहेवियर को। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से वर्किंग होती रहे तो आपको परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना ही होता है। मींस आप सबसे पहले क्या करोगे कि ग्रुप के मेंबर्स हैं या फिर कंप्लीट ग्रुप का परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे कि जो मेंबर्स करें ग्रुप कैसा वर्क कर रहा है, जैसा हमने ऑब्जेक्टिव दिया था उसके लिए वो कितने अच्छे से फ्लो कर रहा है। अगर कुछ कमियां मिलती हैं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कुछ, या उनसे पूछते हैं कि क्या रीजंस हैं कि हम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे। इंडिविजुअल कोई मेंबर है, पर्टिकुलर मेंबर है ग्रुप में जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे हम कंसल्ट करते हैं और जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड देना ताकि वो आगे और अच्छा परफॉर्म करें। ये सारी चीजें किस चीज को अफेक्ट करती है, हमारे ग्रुप के बिहेवियर को। सो फर्स्ट हमारा जो डिटरमिनेंट था वो हमारा क्या था जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज एक्सटर्नल कंडीशंस। सेकंड हमारा आता है ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज, कि पहले तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी हैं वो हमारे ग्रुप की सेटिस्फेक्शन को और उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अब जो हमारे ग्रुप के अंदर खुद मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या रिसोर्सेज हैं, वो भी हमारे ग्रुप को अफेक्ट करती हैं, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। क्योंकि ग्रुप वर्क कर रहा है इसका मतलब क्या है, सब इंडिविजुअल्स मिलकर वर्क कर रहे हैं। और इंडिविजुअल्स कैसे वर्क करेंगे, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। सो जैसे वो हैं, वो इंडिविजुअल्स की क्या क्या एबिलिटीज हैं, वो खुद कैसे हैं, उनकी खुद की रिसोर्सेज कैसी हैं, वो भी अफेक्ट करती है आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस को।
Group performance depend to a considerable extent on the members' resources, which include abilities of member and personality characteristics. So ये हमारी दो चीजों को इंक्लूड करता है कि ग्रुप मेंबर की एबिलिटीज क्या है और सेकंड इज पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सबसे पहले हमारा एबिलिटीज में हमारी क्या आ जाती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि उनके अंदर कितना माइंड है, कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन उन्हें है, जो भी वर्क उन्हें परफॉर्म करना है, जिस भी ऑब्जेक्टिव को उन्हें अचीव करना है उसके रिगार्डिंग वो कितने अवेयर हैं, कितने नॉलेजेबल हैं. जितनी बेटर उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होंगी, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5 मेंबर्स का ग्रुप है तो अगर वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है तो हम क्या करेंगे, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे. सिमिलरली टास्क रिलेटेड एबिलिटीज कैसी हैं, अगर हमें फिजिकल एबिलिटीज चाहिए होती हैं, माइंड की एबिलिटीज चाहिए होती है, टेक्निकल एबिलिटीज चाहिए होती है, सो जितना ज्यादा एबल्ड पर्सन होंगे हमारे ग्रुप में उतनी ही बेटर हमारी परफॉर्मेंस होगी. एबिलिटीज और परफॉर्मेंस क्या होती हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट करती हैं, पॉजिटिव दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि जितनी ज्यादा एबिलिटीज उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस, और जितनी कम और नेगेटिव एबिलिटीज उतनी ही हमारी पुअर परफॉर्मेंस होगी. सो हमारे जो ग्रुप है मेंबर्स है उनकी एबिलिटीज कैसी हैं वो भी अफेक्ट करता है हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस को. देन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अपॉइंट करते हो तो आप क्या देखते हो कि उसके अंदर वो एबिलिटीज, वो स्किल्स हैं या नहीं जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए. लेकिन क्या जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने आता है तो क्या वो सिर्फ अपनी स्किल्स को साथ लेके आता है, वो अपने एटीट्यूड को, वो अपनी परसेप्शन को, वो अपनी थिंकिंग को, एज अ होल पर्सन वो हमारी किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है. सो वो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कैसी हैं, उसकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, उसके ट्रेट्स कैसे हैं, वो भी अफेक्ट करता है हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस को. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत ज्यादा मीन्स क्या है, हमारा अग्रेसिव है, तो वो भी हमारे क्या करेगा, ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके कंफ्लिक्ट अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे. और बहुत एम्बिशियस पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, तो वो हमारी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा. सो उस पर्सन की क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी अफेक्ट करती हैं ग्रुप की परफॉर्मेंस को. नेक्स्ट इज ग्रुप स्ट्रक्चरिंग. ग्रुप स्ट्रक्चरिंग और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटरमिनेंट होता है हमारी जो ग्रुप बिहेवियर है उसका है, वो है ग्रुप स्ट्रक्चरिंग. वर्क ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दैट हैव स्ट्रक्चर एंड दैट शेप्स द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर्स and make it possible to explain and predict the large portion of individual behavior within a group as well as performance of group itself. कि ग्रुप स्ट्रक्चरिंग के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को और ग्रुप की परफॉर्मेंस को दोनों को अफेक्ट करते हैं. वन बाय वन हम इसके डिफरेंट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारा लीडरशिप. लीडरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीडरशिप होता क्या है. लीडर और फॉलोवर के बीच में एक रिलेशन होती है, वो क्या होता है, हमारी इन्फ्लुएंसिंग रिलेशन. लीडर हमारे फॉलोवर को इन्फ्लुएंस करेगा कि हमारे एक शेयर्ड पर्पस को अचीव किया जाए. लीडर का और फॉलोवर का दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होगा, लेकिन फॉलोवर का वो ऑब्जेक्टिव कब बनता है, जब लीडर उसे इन्फ्लुएंस करता है. सो लीडरशिप कैसी है ग्रुप के अंदर, कौन हमारा लीडर है, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, ये भी अफेक्ट करता है हमारे ग्रुप के बिहेवियर को. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अच्छा लीडर मिला हुआ है, ग्रुप का लीडर बहुत अच्छा है, वो अंडरस्टैंडिंग रखता है, रिस्क टेकिंग है, तो हमारा क्या होगा, ग्रुप ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा. सिमिलरली अगर हमें एक इररिस्पॉन्सिबल लीडर है जो ये देखता ही नहीं कि ग्रुप सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मेंबर्स को मोटिवेट नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, अफेक्ट होंगे. सो द लीडरशिप रोल इन अ ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. कि लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट हमारा देखा जाता है, जो भी हमारी ग्रुप स्ट्रक्चरिंग के अंदर एलिमेंट आते हैं उसके अंदर. हमारे लीडर दो तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल लीडर एंड इनफॉर्मल लीडर. फॉर्मल लीडर क्या होता है कि हमने वोटिंग के अकॉर्डिंग या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इन ग्रुप के अंदर अपॉइंट कर लिया है कि ये हमारा लीडर है, ये हमें इन्फ्लुएंस करेगा, ये हमें गाइड करेगा, ये हमें इंस्ट्रक्ट करेगा और हम वही चीजें परफॉर्म करेंगे. वो तो हमारा क्या होता है, फॉर्मल लीडर. इनफॉर्मल लीडर क्या है कि हमने कोई वोटिंग नहीं की, हमने कोई अपॉइंट नहीं किया है, बस जो पर्सन सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी सब बातें मानते हैं, हम उसी को फॉलो करते रहते हैं, वही हमें रिप्रेजेंट करता रहता है, वो हमारे इनफॉर्मल लीडर्स बन जाते हैं. सो दोनों तरीके के लीडर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ग्रुप की परफॉर्मेंस को. सेकेंड इज रोल. कि रोल का मतलब क्या है कि जो भी आप ग्रुप में काम कर रहे हो आपका रोल हमेशा अफेक्ट करता है. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई ना कोई तो रोल प्ले करना ही होता है. जो भी आप अपॉइंट किए गए हो उसके लिए किस चीज के लिए अपॉइंट किए गए हो, कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, आपको कोई रोल प्ले करना पड़ेगा. सो आपके रोल क्या हैं, क्या चीजें आपको ये परसीव एक्सपेक्ट की जाती है कि आप ये परफॉर्म करोगे, वो भी आपके ग्रुप बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं. रोल इज अ वर्ड बोरोड फ्रॉम थिएटर.
थिएटर, कि हमारा ये रोल जो वर्ड है वो कहाँ से आया, थिएटर से आया है, कि हमें क्या रोल परफॉर्म करना है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। इसका मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग सम पोजीशन, उसे अपनी पोजीशन पे, अपनी स्टेटस पे क्या चीजें परफॉर्म करनी है वो उसके क्या हो जाते हैं, रोल। और रोल हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड रोल, परसीव्ड रोल एंड एनेक्टेड रोल। सो कितने अच्छे से हमने रोल को अलॉट किया है, कितने अच्छे से हमने ग्रुप को डिफाइन कर दिया है, ग्रुप मेंबर को डिफाइन कर दिया है कि उनके एक्सपेक्टेड रोल क्या है, उतना ही बेटर हमारी क्या होगी, ग्रुप की परफॉर्मेंस होगी। अब एक्सपेक्टेड रोल क्या होते हैं, कि जो रोल हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ग्रुप एक्सपेक्ट करता है कि हमारे मेंबर्स परफॉर्म करेंगे, वो होते हैं एक्सपेक्टेड रोल। परसीव्ड रोल क्या होते हैं, जो खुद मेंबर ही एक्सपेक्ट करता है कि मैं कम से कम इतना अच्छा तो परफॉर्म करूंगा ही, ऐसा रोल तो मैं परफॉर्म कर ही करूंगा, वो हमारे क्या होते हैं, परसीव्ड रोल। और एनेक्टेड रोल क्या होते हैं, जो एक्चुअल में मेंबर के थ्रू, ग्रुप के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, वो हमारे होते हैं एनेक्टेड रोल। तो सबसे पहले होते हैं हमारे एक्सपेक्टेड रोल, देन परसीव्ड रोल एंड एनेक्टेड रोल। अगर हमारे एक्सपेक्टेड रोल और एनेक्टेड रोल डायरेक्टली रिलेट करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन हाई होगी। लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेड रोल ज्यादा है और एनेक्टेड रोल कम है, तो वो उसके मन में क्या करेगा, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो हमें जो रोल्स हैं वो सोच समझ के डिजाइन करने चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स हमें और रोल्स हमें देने चाहिए जो एक्चुअल में परफॉर्म किए जा सकते हो। अब एक्सपेक्टेड के अंदर हम तीन तरीके के रोल लेके चलते हैं, टास्क ओरिएंटेड रोल, रिलेशंस ओरिएंटेड रोल और सेल्फ ओरिएंटेड रोल। कि सबसे पहले हम जो ग्रुप है उससे क्या, ग्रुप मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टास्क ओरिएंटेड रोल परफॉर्म करेंगे। टास्क के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन को फुलफिल करेंगे। टास्क से रिलेटेड जो भी रोल होंगे, जो भी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, एक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, उससे रिलेटेड जो रोल परफॉर्म करने हैं वो आपके टास्क ओरिएंटेड रोल्स में आते हैं। देन रिलेशंस ओरिएंटेड रोल, रिलेशन यानी कि जो आप इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ग्रुप का एक फीचर क्या था इंपॉर्टेंट, कि सोशल इंटरेक्शन भी होनी चाहिए। सो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, एनकरेज करते हो, वो सब किसके अंदर आता है, रिलेशंस ओरिएंटेड रोल को। और सेल्फ ओरिएंटेड रोल यानी कि खुद से रिलेटेड, खुद से ओरिएंटेड जो रोल होंगे, खुद की डेवलपमेंट, खुद की ग्रोथ से रिलेटेड। लेकिन हमारे तीनों जो रोल हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर सिर्फ टास्क ओरिएंटेड रोल है, हम सिर्फ टास्क ओरिएंटेड रोल को परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम खुद की ग्रोथ को फोकस नहीं कर पाएंगे और हमारे रिलेशंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कि हमारे कंफ्लिक्ट अराइज होने लग जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में सोच रहे हैं, हमारी इमोशंस के बारे में नहीं सोच रहे। सिर्फ रिलेशंस के बारे में सोचेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे तो हम डोमिनेंट हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे। तो हमें इनके बीच में बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कितना अच्छा बैलेंस है और कितने अच्छे से हम परफॉर्म करते हैं वो भी अफेक्ट करता है हमारे ग्रुप की बिहेवियर को। देन ग्रुप का साइज, कितना बड़ा ग्रुप का साइज है वो ग्रुप की वर्किंग को, ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। ग्रुप साइज क्या होता है, ग्रुप साइज एन इम्प्लीकेशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन, मेंबर सेटिस्फेक्शन एंड कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप मेंबरशिप। कि हमारे ग्रुप की जो सेटिस्फेक्शन है वो उसके साइज पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया 50-60 लोगों का, सो उसमें सेटिस्फेक्शन क्या होगी, हमेशा अगर हमारा ग्रुप साइज ज्यादा है तो सेटिस्फेक्शन कम होगी, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्योंकि अगर आप एक मीटिंग बुलाते हो फिर ग्रुप की, तो 2 घंटे की अगर आप मीटिंग है, 2 घंटे की मीटिंग भी हम लंबी लेके चल रहे हैं तो भी 50-60 लोगों को क्या है, बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा। 1-2 लोग ही बोल के चले जाएंगे, 2-3 लोग ही बोल पाएंगे। सो हम अगर चाहते हैं सबकी इन्वॉल्वमेंट हो तो ग्रुप का साइज हमारा छोटा ही होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा लेस देन 5 मेंबर्स होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपका ग्रुप का साइज 2-3 मेंबर्स ही हैं, तो उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्यूअर पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमारे पास 2-3 ही लोग होंगे जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते, अल्टरनेटिव ज्यादा होते, तो हम बेटर सिलेक्शन कर पाते। मोर पर्सनल डिस्कशन, कि वो पर्सनल डिस्कशन में लग जाएंगे, उनकी रिलेशनशिप बॉन्ड ऐसी बन जाएगी कि वो खुद के पर्सनल डिस्कशन में ही लगे रहेंगे, टास्क से रिलेटेड वो वर्क करेंगे ही नहीं। और मोर कंप्लीट पार्टिसिपेशन, लेकिन एक बेनिफिट क्या होता है, वो कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट उन्हें मिलती है। मीटिंग में आए 3 मेंबर्स थे तो तीनों अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं। और 7 मेंबर से अगर ज्यादा का है तो अगर आप इसी से समझ गए कि हमारा एक ग्रुप कितने का होना चाहिए, 5 से 7 मेंबर का होना चाहिए, जो हमारे दोनों लेस और मोर दोनों के बेनिफिट्स को यूज कर सके। मोर देन 7 मेंबर्स अगर होंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी पार्टिसिपेट कम होने की, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हमारी उतनी नहीं हो पाएगी ज्यादा मेंबर्स की वजह से। मोर मेंबर्स होंगे तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है और वो उनके सब ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि अगर 10-15 मेंबर्स हैं तो 3-3 के उनके अलग से ग्रुप बन जाएंगे, उनके बीच में इतने कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। सो ना तो हमारा बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए। हमारे अच्छा ग्रुप साइज क्या माना जाता है, जो 5 से 7 मेंबर्स का हमारा होता है। और हमारा ग्रुप साइज क्या है वो भी हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। देन ग्रुप नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होती हैं, कुछ ऐसे बिलीफ
कुछ ऐसी फीलिंग्स और एटीट्यूड जो हम कॉमनली शेयर करते हैं ग्रुप मेंबर्स, यानी कि सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स ने उनसे एक्सेप्ट कर रखा है कि हमें इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में ऐसे बिहेव करना है, ये हमारे बिलीव्स हैं, इनको हम सही मान के चलते हैं, ये चीजें गलत मान के चलते हैं, ये हमारे रूल्स हैं। तो कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं जिसको, जो फीलिंग्स हैं जिनको हर ग्रुप मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नॉर्म्स बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ रूल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट अप्लाई टू ग्रुप मेंबर, कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक रूल है जो हर एक ग्रुप के मेंबर को अप्लाई होता है और उसे फॉलो करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नॉर्म्स। अगर हमारी ग्रुप नॉर्म्स हाई हैं, हाई आउटपुट अगर हमें मिलता है फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे क्या बोले जाते हैं, रेट बस्टर्स। अगर पॉसिबल एवरेज है तो हमारा मीन्स ग्रुप नॉर्म्स और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड लो आउटपुट है तो वो चिजलर्स माने जाते हैं। हमने क्या किया था, होदरून स्टडीज हमने स्टडी की थी, उसमें क्या था, हमें ये फाइंड आउट किया था कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। और उसमें हमारा जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था बैंक वायरिंग, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने एक ग्रुप में डाल दिया 10-15 लोग, 14 लोगों को ग्रुप में डाल दिया और उनको बोला कि जैसा ग्रुप परफॉर्म करेगा ना, उसी के बेस पे आपको अर्निंग दी जाएगी, उसी के बेस पे आपको रेवेन्यू दी जाएगी, आपकी सैलरी दी जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा था, जो हमारे ऐसे मेंबर्स हैं ग्रुप के जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, वो वीक को इन्फ्लुएंस करेंगे कि हाँ उन्हें भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट उन्हें भी अच्छी अर्निंग मिले, क्योंकि पूरा ग्रुप कैसे परफॉर्म करेगा उसके बेस पे उनकी सैलरी डिपेंड करती थी। बट ऐसा हुआ नहीं, मीन्स हमारे जो, उन्होंने एक सोशल क्या बना लिया, एक एक्सेप्टेंस जोन बना ली कि अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा हाई आउटपुट वो लेके आए, तो क्या कर देगी ऑर्गेनाइजेशन, उसी को एक लेवल फिक्स कर देगी, वो उसे न्यू नॉर्मल अडॉप्ट कर लेगी। ये बनाना तो नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल हम 500 यूनिट एक दिन में बनाते हैं, अगर हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो 700 यूनिट बना देते हैं, तो अगर उन्होंने 2-3 बार 700 यूनिट बना दी तो नया नॉर्मल क्या हो जाएगा कि 700 यूनिट बनाना नॉर्मल है। इसीलिए उन्होंने ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं की। अगर वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेट बस्टर्स। लो प्रोडक्टिविटी अगर उन्होंने की, बहुत लो प्रोडक्टिविटी हुई, तो उन्हें पता था कि जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लो प्रोडक्टिविटी करेंगे, जो सब हमसे कम प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो जाएंगे कि हमारे मान लो 5 मेंबर्स थे जिसमें से 2 बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं और 2 जो हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, वो थोड़े वीक हैं। तो वो जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं ना, उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर ली, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि अगर उन्होंने ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तो वो नया नॉर्मल बन जाएगा। सिमिलरली जो वीक थे, उनके बारे में बाकियों ने क्या सोचा कि इनको हम थोड़ा सा ये अपना इंप्रूव करें और हम भी इनके लेवल पे आके ही प्रोडक्टिविटी करने लग जाएंगे, क्योंकि अगर ये सबसे कम प्रोडक्टिविटी करते रहे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इन्हें निकाल देगी। सो वो जो उनके अंदर बॉन्ड बनी हुई थी, वो उन्हें निकलवाना नहीं चाहते थे कि फायर आउट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी वो एक मीडियम लेवल निकाल लिया कि हम सब मिलके 600 यूनिट ही रोज बना देंगे या 550 यूनिट ही रोज बना लेंगे। सो वो हमारी क्या होती है, पॉसिबल एवरेज ग्रुप नॉर्म होती है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसमें ना तो हम ज्यादा हाई कर रहे हैं और ना ही ज्यादा लो कर रहे हैं। सो जो हमारी ग्रुप नॉर्म्स हैं कि हमने कैसी नॉर्म बनाई है, अगर हम ग्रुप नॉर्म में गए तो हम हाई प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी, हमारा बिहेवियर जो ग्रुप का है वो अफेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी ग्रुप नॉर्म हमने क्या बना ली, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बना ली। अब हमारी ग्रुप नॉर्म कैसे कैसे डेवलप हो सकती हैं, एक्सपीरियंस से डेवलप हो सकती हैं कि हमारे प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या फीलिंग्स होनी चाहिए। देन हमारे एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट फ्रॉम द लीडर, जो ग्रुप का लीडर है उसने कोई स्टेटमेंट दी है कि इस सिचुएशन पे हमें ऐसे ही रिएक्ट करना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्म्स डिसाइड कर सकते हैं। प्राइमेसी, जो आपका फर्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका फर्स्ट रिएक्शन रहा है, सबसे पहले जब आपने ग्रुप को ज्वाइन किया, जो आपने चीजें देखी उसी के बेस पे आप उसी को नॉर्म समझ लेते हो। क्रिटिकल इवेंट, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपने जब से आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तब से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके बिहाफ पे आपने ये देख लिया है कि ये हमारे ग्रुप की नॉर्म्स हैं। देन हमारे आते हैं ग्रुप टास्क, कि ग्रुप में आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसके बेस पे भी हमारी अफेक्ट होती है। The group facilitate organizational task accomplishment. The performance of group is also depend on the type of task, कि किस टाइप के टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं उस पे भी हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम पे हमारे टास्क कैसे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म टास्क हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म टास्क हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टास्क रिक्वायरमेंट, कि टास्क रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रूटीन टास्क हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। रूटीन टास्क यानी कि जो आप डेली परफॉर्म करते हो, डेली आपके ऑपरेशंस में आते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट हमें पहले से पता होती है। कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स टास्क क्या होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसमें हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और वो हम डेली परफॉर्म नहीं करते, वो हमारे कुछ इंटरवल्स के बाद हम परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टास्क ऑब्जेक्टिव। और टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई डिस्कशन टास्क है जिसमें हमें कुछ डिस्कशन करना है, किसी एक पर्टिकुलर इशू पे डिस्कस करना है और देन उसका कंक्लूजन निकालना है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है कि हमें कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो किस तरीके का टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हमारी परफॉर्मेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। देन ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब क्या है कि सब मेंबर्स एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं, कितने जुड़े हुए हैं। अगर आप एक ग्रुप में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ग्रुप की कोहेसिवनेस जो है वो ज्यादा हो, सारे मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों, सारे मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ग्रुप कोहेसिवनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर और लाइकिंग ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कितना एक दूसरे से अटैच्ड हैं, कितना एक दूसरे के क्लोज हैं, उतना ही बेटर हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस होता है। अब कोहेसिवनेस जितना ज्यादा बेटर होगा, जितने ज्यादा ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, उतनी ज्यादा उनकी अच्छी बॉन्ड होगी और उतना ही ज्यादा बेटर वो परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा एक मेंबर विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए या फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो दूसरे मेंबर्स उसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी जगह परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर उनकी कोहेसिवनेस नहीं है तो कोई भी उनके लिए वर्क करने, प्रॉक्सी करने के लिए रेडी नहीं होगा। सो कोहेसिवनेस कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे जनरेट हो सकती है? फर्स्ट इज इंटरेक्शन, कि अगर आप डेली किसी से इंटरेक्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उनसे अटैच होना शुरू हो जाते हो, उनके साथ आपके रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं इंटरेक्शन की वजह से, कोऑपरेशन की वजह से, कि आप कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे के साथ वर्क करते हो, उसकी वजह से आपकी क्या बनी हुई है, कोहेसिवनेस बन गई है। सेवरिटी ऑफ इनिशिएशन, यानी कि आपको उस ग्रुप के अंदर आने में बहुत डिफिकल्टीज हुई, एज अ ग्रुप का आप मेंबर बनना चाहते थे, उसके लिए आपने बहुत डिफिकल्टीज फेस की और देन आप फाइनली मेंबर बने हो, तो आप हमेशा उस ग्रुप में बने रहना चाहोगे, उसके लिए आप कोहेसिवनेस को इंक्रीज करके रखोगे। शेयर्ड गोल्स हैं, सबके सेम गोल हैं तो कोहेसिवनेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि उन सबको मिलकर एक ही गोल अचीव करना है, तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगे। एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड साइज ऑफ ग्रुप, कि हमारी एटीट्यूड एंड वैल्यूज अगर सिमिलर हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है एक दूसरे के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या होगा, ग्रुप कोहेसिवनेस ज्यादा बेटर होगी। एंड जितना ज्यादा साइज ऑफ ग्रुप होता है उतनी ही कम हमारी कोहेसिवनेस के चांसेस होते हैं, तो जितना छोटा ग्रुप होगा ना उतने ही ज्यादा हमारी कोहेसिवनेस मोर होगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर हमारी ग्रुप कोहेसिवनेस है तो हमारी मोरल इंक्रीज रहेगी, क्योंकि हमारे अच्छे सोशल रिलेशन रहेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेटर होगी एंड हमारी बेटर कम्युनिकेशन होगी। और हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ग्रुप थिंक, कि क्योंकि कोहेसिवनेस है, सब मिलके करे, तो अगर एक पर्सन ने कुछ बोल दिया तो बाकी कुछ क्या करेंगे, उसी चीज पे एग्री हो जाएंगे। इवन उनके माइंड में कुछ डाउट होगा, उनके माइंड में कुछ ये होगा कि नहीं ये चीज परफॉर्म नहीं करेगी। सो ग्रुप थिंक हमारा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग क्या होता है कि हम क्या लेके चलते हैं कि एक ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि मुझे कौन नोटिस करेगा, कंप्लीट परफॉर्मेंस को नोटिस करेंगे, कंप्लीट ग्रुप को नोटिस करेंगे, कोई मुझे अकेले को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेगा, इसलिए हम अपनी परफॉर्मेंस कम कर देते हैं। सोशल लॉफिंग की वजह से वो हमारे क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।